गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई एम मुनेश गुजर, हिस्ट्री टीचर। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। कल हमने कक्षा 12 इतिहास के सिलेबस के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज हम इतिहास के ही प्रथम लेसन भारत का वैभवपूर्ण अतीत के परिचय एवं भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। अतः वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चैप्टर रहेगा भारत का वैभवपूर्ण अतीत। सबसे पहले बात करते हैं भारत का जो वैभवपूर्ण अतीत है, यानी हमारे देश का नाम क्या है? भारत। और अतीत मीन्स बीता हुआ जो समय है, उस बीते हुए समय के अंतर्गत किस प्रकार से वैभव अर्जित किया था, उपलब्धियां अर्जित की थी, जो भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, भारत को विश्व गुरु, विश्व धर्म गुरु कहा गया था, उन सब के बारे में सबसे पहले बात करते भारत की स्थिति के बारे में। आपके फर्स्ट लेसन के फर्स्ट पेज पे दे रखा है विष्णु पुराण में भारत की परिभाषा। कौन से पुराण में दे रखी परिभाषा? विष्णु पुराण में। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्र सर्वा है, तो उन्हीं के अंतर्गत पुराण है विष्णु पुराण। इसमें इस भारत के बारे में एक परिभाषा दी गई है। क्या वह परिभाषा है? तो परिभाषा दे रखी है आपके कि समुद्र के उत्तर में, समुद्र के उत्तर में वह बर्फीले क्षेत्र के दक्षिण में स्थित प्रदेश भारतवर्ष है, भारतवर्ष है। और हम सब इसकी संतति है, और हम सब इसकी संतति है। ये परिभाषा दे रखी है किसके अंतर्गत? विष्णु पुराण के अंतर्गत, कि समुद्र के उत्तर में एवं बर्फीले क्षेत्र के दक्षिण में स्थित प्रदेश क्या है? भारतवर्ष है। और हम सब इसकी क्या है? संतति। हम सब का मतलब भारतीय इसकी संतति है। ये भारत का एक कच्चा मानचित्र है। इसमें ये दिशा होती है आपके उत्तर दिशा, क्लियर? ये दिशा होती है आपकी दक्षिण दिशा। ये वाली जो दिशा होती है वो होती है आपकी पूरब दिशा, और ये दिशा होती है पश्चिम। क्लियर है? अब ये जो स्थिति है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम की, तो यहाँ आपने देखा है कि ये कौन सा क्षेत्र है? हिंद महासागर का। दक्षिण में भारत के क्या है? हिंद महासागर। यहाँ है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ है अरब सागर। ठीक है? और ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ है आपके हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला। और यहाँ छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो इस परिभाषा के आधार पर आप कैसे समझे इस भारतीय मानचित्र? तो इसमें दे रखा है कि समुद्र के उत्तर में, यानी ये जो भाग है, ये वाला भाग किसका हो गया? समुद्र का, पानी का। हिंद महासागर में पानी, बंगाल की खाड़ी में पानी, अरब सागर में पानी, टोटल के टोटल ही क्या है? यहाँ जल ही जल है, समुद्र है। तो समुद्र कहाँ है? दक्षिण में। इस समुद्र दक्षिण में क्या कहा है? समुद्र के उत्तर में। ये जो समुद्र है, इस समुद्र के कहाँ है? उत्तर में। समुद्र के कहाँ होगा? उत्तर में। और आगे क्या कहा? बर्फीले क्षेत्र। बर्फीला क्षेत्र मीन्स हिमालय जो पर्वतमाला की श्रृंखला, ये चोटियां है, यहाँ पे क्या पड़ती है? बर्फ पड़ती है। तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया? कंप्लीट ही बर्फीला क्षेत्र।
ये कौन सा क्षेत्र हो गया? बर्फीला क्षेत्र। और इसमें क्या क्या? बर्फीले क्षेत्र के दक्षिण में, यानी ये जो बर्फीला क्षेत्र है इसके कहाँ है? दक्षिण में है। और दक्षिण में कौन सा प्रदेश स्थित है आपका? भारतवर्ष, यानी ये आपका क्या हो गया? भारतवर्ष देश हो गया। क्लियर? और आगे दिया हम सब इसकी संतति है, यानी इस भारतवर्ष में निवास करने वाले लोग इस महात्मा की क्या है? संतति, मीन्स संतान है। क्लियर? यहाँ जो हिमालय पर्वतमाला है, जो बर्फीला क्षेत्र है, इसमें बहुत सी छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं भी है। जैसे यहाँ पे कुमायूं, नेपाल, कांगड़ा, टिहरी, गढ़वाल, असम, भूटान, ये सारी है। और इधर पश्चिम की ओर देखते हैं अपन तो किरथर, तुकेमान, सफ़ेद को, ये पर्वत श्रृंखला यहाँ है। यहाँ क्या पड़ती है? बर्फ पड़ती है। तो बर्फीले प्रदेश के कौन से भाग में हो गया? दक्षिण में। और ये जो आपके क्या है? समुद्र, समुद्र के कौन से क्षेत्र में हो गया? उत्तर में। और बीच का जो भाग है वही क्या है? हमारा भारत है। इसमें निवास करने वाले लोग भारत माँ की क्या कहलाएंगे? संतान कहलाएंगे। तो ये परिभाषा मिलती है हमें किसमें? विष्णु पुराण में। किसके बारे में? भारत के बारे में। विष्णु पुराण के अंतर्गत ही जो भारत की जलवायु है, इस जलवायु को बताया गया है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। कौन सी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु बताया गया है। किसकी जलवायु? भारतवर्ष की जलवायु। विष्णु पुराण के आगे ही यह दे रखा है कि जो इतिहासकार होता है, इस इतिहासकार का मूल मंत्र क्या होता है। तो इतिहासकार का जो मूल मंत्र होता है, वो मूल मंत्र क्या है? ना मूल्यम, ना मूल्यम लिख्यते लिख्यते किंचित। ये इतिहासकार का मूल मंत्र होता है। क्या? ना मूल्यम लिख्यते किंचित। अर्थ क्या हुआ इसका? बिना मूल या आधार के कुछ नहीं लिखा जाना चाहिए। बिना मूल या आधार के, यानी जब तक आपको किसी विषय वस्तु की ठोस जानकारी, ठोस उसका कोई प्रमाण, कोई आधार नहीं मिले, तब तक इतिहास में कुछ नहीं लिखा जाना चाहिए। ये इतिहासकार का क्या होता है? मूल मंत्र होता है। इतिहासकार का उद्देश्य क्या होता है? अतीत के बारे में जानकारी प्रदान करना। तो ये सब तो आपके भारत की परिभाषा के संदर्भ में इतिहास के बारे में। इतिहास कहते किसे हैं? अतीत के बारे में जानना क्या कहलाता है? इतिहास, यानी ज्ञात अतीत की घटनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं अपन? इतिहास कहते हैं। इसके बाद में आपके यहाँ दे रखा है भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों के बारे में। तो हम बात करेंगे स्रोत कितने होते हैं, स्रोत किसे कहा जाता है, स्रोत की परिभाषा क्या है, किन किन के बारे में स्रोतों से हमें विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त होती है, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें स्रोत। स्रोत को हम क्या कहते हैं? प्रमाण। स्रोत को हम क्या कहते हैं? साक्ष्य। स्रोत को क्या कहा जाता है? प्रमाण। स्रोत को और किस नाम से जाना जाता है? साक्ष्य के नाम से जाना जाता है। स्रोत किसे कहते हैं? यानी अतीत की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकार जिन साधनों का उपयोग करता है, वे साधन क्या कहलाएंगे? स्रोत कहलाएंगे। दोबारा सुन लीजिए स्रोत की परिभाषा। अतीत की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकार जिन साधनों का उपयोग करता है, वो साधन ही क्या कहलाते हैं? स्रोत कहलाते हैं, साक्ष्य कहलाते हैं, प्रमाण कहलाते हैं। क्लियर? भारतीय इतिहास की जानकारी के जो स्रोत है, इन स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। इतिहास की जो जानकारी के स्रोत है, इन स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया है? दो भागों में विभाजित किया है। क्यों किया है? अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। तो स्रोतों का पहला जो भाग है वो है साहित्यिक स्रोत। पहला भाग कौन सा है? साहित्यिक स्रोत। और दूसरा जो भाग है वो कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत।
पुरातात्विक स्रोत। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत कितने हुए? 2। कौन कौन से? साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत। क्लियर है? अब साहित्यिक स्रोतों के बारे में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तो साहित्यिक स्रोतों में हम अध्ययन करेंगे विभिन्न जो पुस्तकें लिखी गई है, विभिन्न जो साहित्य लिखा गया है भारत के संदर्भ में, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो साहित्यिक स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। पहला भाग कौन सा है? तो पहला भाग है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य अर्थात धर्म ग्रंथ जो आएंगे हमारे, वो किस स्रोत के अंतर्गत आएंगे? साहित्यिक स्रोतों के बारे में आएंगे। विभिन्न जो धर्म है, वैदिक धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, उनके जो ग्रंथ है वो सब किस में आते हैं? धार्मिक साहित्य में। वर्तमान में आपके मुस्लिम धर्म भी है, ईसाई धर्म भी है, पारसी धर्म भी है, तो वो सब ग्रंथ किसके अंतर्गत आते हैं? धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में दूसरा जो भाग है इसका, वो दूसरा भाग है धर्मेत्र साहित्य। धर्मेत्र साहित्य, धर्मेत्र साहित्य को ही लौकिक साहित्य भी बोला जाता है। धर्मेत्र साहित्य को किस नाम से भी जाना जाता है? लौकिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। धर्मेत्र साहित्य में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तो आपके जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, साहित्यिक ग्रंथ है, क्षेत्रीय ग्रंथ है, विदेशी ग्रंथ है, उन सब का अध्ययन किस में होगा? धर्मेत्र साहित्य के बारे में, यानी लौकिक साहित्य में। और साहित्यिक स्रोत का जो तीसरा भाग है वो है वंशावलियाँ। वंशावलियाँ जो इतिहास के सहायक सामग्री मानी जाती है, इतिहास के साक्ष्य के रूप में अध्ययन किया जाता है। उन वंशावलियों के बारे में हम अध्ययन किसमें करेंगे? साहित्यिक स्रोतों में करेंगे। क्लियर है? धार्मिक साहित्य को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पुनः कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। धार्मिक साहित्य को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पुनः कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? धार्मिक के अंतर सबसे पहले बात करेंगे हम वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम। वैदिक साहित्य में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? तो वैदिक साहित्य में मिलेगा हमें वेदों के बारे में जानकारी, वेदांगों के बारे में, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, धर्म ग्रंथ, आपके पुराण, इन सब के बारे में किस में जानकारी मिलेगी? वैदिक साहित्य में। यानी वेद कितने होते हैं, वेद किसे कहते हैं, कौन कौन सी विषय वस्तु इसके अंतर्गत है, वो सब जानकारी हमें किससे मिलेगी? वैदिक साहित्य के अंतर्गत मिलेगी। वैदिक साहित्य के बाद में दूसरा जो धर्म ग्रंथ मिलेंगे हमें, वो मिलेंगे बौद्ध साहित्य के। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में क्या मिलेगा आपको? जो भगवान बुद्ध हुए हैं उनके जन्म से पूर्व की घटनाएं, उनके जन्म के समय की, जन्म के उपरांत में जो भी उनके ऊपर साहित्य लिखा गया है वो सब, जैसे जातक ग्रंथ है, त्रिपिटक ग्रंथ है, कंगुर है, तंगुर है, उन सब के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? बौद्ध साहित्य के बारे में। और तीसरा जो भाग है इसका बौद्ध साहित्य के अंतर्गत, वो रहेगा जैन साहित्य का। जैन धर्म ग्रंथ या जैन साहित्य, अर्थात जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं उनके बारे में जो साहित्य रचा गया है, लिखा गया है, उन सब के बारे में जानकारी किस में मिलेगी? हमें जैन साहित्य में मिलेगी। जैसे आगम ग्रंथ है जैन साहित्य के अंतर्गत, आपके भगवती सूत्र है जैन साहित्य के अंतर्गत आता है, आचरांग सूत्र, अनुयोग द्वार, ये सब किस में पढ़ेंगे? हम जैन साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्लियर है? इसके बाद में दूसरा जो भाग है साहित्यिक स्रोत का, वो कौन सा? धर्मेत्र साहित्य या लौकिक साहित्य। इसको भी हमने 4 भागों के अंतर्गत विभाजित किया है। पहला जो भाग है इसके अंतर्गत वो है साहित्यिक स्रोत, यानी साहित्यिक साहित्य जो विशुद्ध भाषा में प्राप्त होता है विभिन्न लेखकों के। जो प्राचीन राजवंश उनके बारे में जो घटनाएं हैं वो
एक आता है इसी के अंतर्गत ऐतिहासिक साहित्य। ऐतिहासिक साहित्य, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो युद्ध लड़े गए, जो सैनिक अभियान किए गए, जो विजय अर्जित की थी उनके द्वारा, उनके समय में जो साहित्य है, कला है, विज्ञान है, इनके संदर्भ में जानकारी देने वाले जो पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ हैं, वो कौन से होंगे? आपके ऐतिहासिक साहित्य होंगे। एक पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत हम क्षेत्रीय साहित्य। क्षेत्रीय साहित्य, क्षेत्रीय साहित्य का अर्थ जैसे राजस्थान प्रदेश, राजस्थान के अंतर्गत ही मारवाड़ का साहित्य, मेवाड़ का साहित्य, रणथंभौर का साहित्य, जालौर का साहित्य, तो इनके बारे में जो शासक हुए और शासकों से संबंधित जो विभिन्न पुस्तकें हैं, जो विभिन्न ग्रंथ हैं, वो किस में आएंगे? क्षेत्रीय साहित्य के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो मारवाड़ परगनारी विगत, मूणोत नैणसीरी, ख्यात, वंश, भास्कर, ये सब किस में आएंगे? आपके क्षेत्रीय साहित्य के अंतर्गत आएंगे। और एक चौथा जो इसका पार्ट है वो है विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य अर्थात भारत में आने वाले विदेशी जो यात्री है और उनके द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ है वो किस में आएंगे? विदेशी साहित्य में। जैसे यूनानी आए हैं तो यूनानी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत हो गए, चीनी यात्री आए तो चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत है, तिब्बती आए तिब्बत यात्रियों के, जैसे चीन से चल करके भारत आया था हुएनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में सीयू की लिखी, तो सीयू की कौन सा ग्रंथ हो गया? विदेशी। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगस्थनीज, और मेगस्थनीज ने भारत में आकर के क्या लिखा? इंडिका, तो इंडिका कौन सा ग्रंथ हो गया? आपके विदेशी साहित्य के अंतर्गत आएगा। अब इन सबको अपन विदेशी को 3 भागों में बांट सकते हो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। 3 भाग कौन कौन से? एक तो आप यूनानी साहित्य कर सकते हो, एक आप चीनी साहित्य कर सकते हो, और एक आप तिब्बती साहित्य इसके अंतर्गत आता है। इनके अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं। क्लियर है? साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत काव्य है, नाटक है, शास्त्र है, इन सब का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाएगा। तीसरा जो भाग है साहित्यिक स्रोत का वो क्या है? वंशावलियाँ। वंशावलियाँ का अध्ययन किसके लिए अंतर्गत किया जाता है? इतिहास की सहायक सामग्री के लिए, यानी इतिहास के स्रोत के रूप में। तो वंशावलियों का क्या है? इतिहास के स्रोत के रूप में हम अध्ययन करेंगे। इतिहास के स्रोत के रूप में वंशावलियों का हम अध्ययन करेंगे। वंशावलियों से क्या जानकारी मिलती है हमें? पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराओं की जानकारी मिलती है वंशावलियों से। जो प्राचीन चली आ रही पीढ़ियाँ है उनके बारे में क्रमबद्ध तरीके से जानकारी हमें मिलेगी। किसमें? वंशावलियों में। इतिहास की जानकारी का दूसरा स्रोत कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत है। पुरातत्व किसे कहते हैं? अतीत के जो क्रियाकलाप है उन अतीत के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी किससे मिलती है? पुरातत्व से मिलती है। जानकारी प्रदान करने वालों को क्या कहेंगे? पुरातत्वविद कहेंगे। यानी कुल मिलाकर के उत्खनन के दौरान मिली सामग्री किसमें आएगी? आपके पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आती है। पुरातात्विक स्रोतों को हमने अलग अलग भागों के अंतर्गत विभाजित किया पुस्तक के अंतर्गत। सबसे पहले आपके उत्खनन से मिले पुराअवशेष, उत्खनन से प्राप्त पुराअवशेष। उत्खनन का मतलब क्या होता है? खुदाई करना। उत्खनन का अर्थ क्या होता है? खुदाई करना। और खुदाई के दौरान पुरा मीन्स प्राचीन, अवशेष मीन्स भाग, यानी प्राचीन विषय वस्तुओं के जो भाग मिले, जो अवशेष मिले, वो उत्खनन से प्राप्त पुराअवशेष क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। और क्या पढ़ेंगे इसके अंतर्गत हम यहाँ पे? अभिलेख। अभिलेख, अभिलेख क्या होते हैं? कोई कठोर मिट्टी है, समतल चट्टान है, समतल धातु है, उसके ऊपर जो लेख उत्कीर्ण किए जाते वही क्या कहलाते हैं? अभिलेख। उदाहरण के तौर पे जैसे ये बोर्ड है और इसके ऊपर मैंने लिखा तो ये अभिलेख नहीं हुआ, लेकिन इसी बोर्ड के ऊपर यदि मैं ठोक ठोक करके खोद करके लिखता हूँ तो वो क्या बन जाएगा? फिर आपके लिए अभिलेख मिल जाएगा, क्योंकि वो अमिट होगा, इसको मिटाया जा सकता है, उसको मिटाया नहीं जा सकता, तो वो अभिलेख होगा।
और क्या मिलेंगे हमें इसी के अंतर्गत? सिक्के, सिक्कों को नाम दिया जा सकता है मुद्राएं, इन्हें नाम दिया जा सकता है मुहरे। तो ये भी हमें उत्खनन के दौरान प्राप्त हो सकते हैं। ये भी क्या है? पुरातात्विक स्रोत। कौन कौन से सिक्के? जैसे चांदी के सिक्के कब चले, सोने के सिक्के कब चले, रबड़ का सिक्का किसने चलाया, यह भारतीय जो मुद्रा वर्तमान है रुपया वो किसने चलाया, कहाँ से इनके अवशेष मिले हैं, कौन कौन से इनके ऊपर चित्र है, इनसे क्या जानकारियाँ प्राप्त होती है, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे सिक्के मुद्राएं में मोहरों के अंतर्गत। और क्या है यहीं से आपको और क्या प्राप्त होता है? यहीं से भवन, भवनों के अंतर्गत आपके मंदिर है, विभिन्न राजप्रासाद है, मस्जिद है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आपके भवन, मंदिर, राजप्रासादों के अंतर्गत आएंगे, तो पढ़ने को मिलेंगे। और क्या है यहीं से हमें इसके अलावा यहाँ पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जिनका हम अध्ययन इस साक्ष्य के या स्रोत के या प्रमाण के रूप में करते हैं, तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत यहीं पे, और यदि हम आगे बात करें तो अन्य कलाकृतियाँ जैसे शैल चित्र कला, शैल चित्र कला, ये हमारे अंतर्गत आते। शैल में चट्टान, चट्टानों की जो दीवारें हैं, छतें हैं, उनके ऊपर जो चित्र उकेरे गए हैं वो शैल चित्रकला भी किसमें आते हैं? पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। और क्या मिलेंगे यहीं से हमें? मृद भांड, मृद भांड, जैसे कोई मिट्टी के पात्र है वो टूटी फूटी अवस्था में जब प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके मृद भांड कहलाते हैं। तो ये 6 भागों में पुरातात्विक स्रोतों को विभाजित किया गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोई 2 पुरातात्विक स्रोतों के नाम बताइए, तो पुरातात्विक स्रोत में आप सिक्के लिख सकते हो, मृद भांड लिख सकते हो, मोहर लिख सकते हो, भवन का नाम लिख सकते हो, तो वो हो गए आपके। क्लियर? यह प्रश्न आपसे डायरेक्ट ही पूछ लिया कि स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, नाम लिखिए। स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 2 भागों में। नाम लिख सकते हो आप, साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत। अब इनमें अभिलेखों को विभिन्न नाम दिए गए हैं। अभिलेखों को विभिन्न नाम कैसे दिए गए? जिस स्थिति में प्राप्त हुए। जैसे मान लीजिए कोई शिला है, शिला मीन्स चट्टान, और उस पर कोई उत्कीर्ण लेख है, तो वो क्या कहला जाएगा? आपके शिला लेख कहलाएगा। क्लियर? इसके बाद में जैसे कोई पोल है, स्तंभ है, तो उस स्तंभ पे जो लिखा हुआ लेख होगा वो क्या कहलाएगा? आपके स्तंभ लेख कहलाएगा। क्लियर? ऐसे ही जैसे कोई मूर्ति है, उस मूर्ति पर लिखा हुआ कोई लेख है, तो वो क्या कहलाएगा? आपके मूर्ति लेख कहलाएगा। या फिर इसी प्रकार से कोई धातु है आपके, जैसे तांबा है, ताम्रपत्र है, उसके ऊपर लिखा हुआ लेख क्या कहलाएगा? आपके ताम्रपत्र लेख कहलाएगा। या कोई गुफा है तो उसकी दीवारों पे या उसकी छत पे जो लेख लिखा होगा वो क्या कहलाएगा? आपके गुहा लेख कहलाएगा। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।